अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, क्लोज सर्किट होता है जिसमें 4 रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3 और R4 इस तरह लगाई जाती हैं कि ये एक लूप बना लें, एक बंद सर्किट बना लें। पॉइंट A और C के दरमियान में बैटरी लगी हुई है, साथ में ये स्विच लगा हुआ है। B और D के दरमियान में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये चारों रेसिस्टेंसेस की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इनकी वैल्यूज़ इस तरह एडजस्ट की जाती हैं कि स्विच को ऑन भी कर दें तो फिर भी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो, यानी इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ़्लो ना करे। इन चारों रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज़ को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ़्लो ना करे, चाहे हम इस स्विच को क्लोज़ भी कर दें। तो जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी, उस कंडीशन में हम व्हीटस्टोन ब्रिज की एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन की मदद से हम अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये आगे बड़े डिटेल से आएगा। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए स्टूडेंट हम किरचॉफ सेकंड रूल का यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक एक क्लोज सर्किट के अंदर तमाम वोल्टेज चेंजेस का सम ज़ीरो होता है। तो यहाँ देखेंगे कि कितने क्लोज सर्किट बन सकते हैं। इस फिगर में एक ये क्लोज सर्किट बन सकता है ABDA। तो किरचॉफ्स रूल लगाने से पहले ये उसकी कंडीशन होती है कि सर्किट में देखा जाता है कि कितने पॉसिबल लूप्स बन सकते हैं। फिर हर लूप में एक करंट हम फ़र्ज़ करते हैं और करंट की डायरेक्शन तमाम लूप्स में यकसा रखनी पड़ती है। जो चाहे क्लॉकवाइज रख लें, या सारे लूप्स में क्लॉकवाइज होगी, या सारे लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह ये एक लूप है ABDA, ये वाला लूप। दूसरा लूप ये देखें, ये वाला है BCDB। और ये तीसरा लूप एक ये भी बन रहा है, ये देखें ADC और वापस A, ये वाला। तो इनमें हम करंट फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें पहले लूप का करंट I1 है, दूसरे में जो करंट फ़्लो कर रहा है वो I2 है, तीसरे में जो करंट फ़्लो कर रहा है वो I3 है। तो इन तीनों में करंट की एक ही डायरेक्शन रखनी है हमने। ये किरचॉफ्स रूल लगाने की एक कंडीशन होती है। तो सब में फ़र्ज़ करें एंटी क्लॉकवाइज करंट हम ले लेते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट I1 पहले लूप में यूँ गुज़रेगा, दूसरे लूप में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज इस तरह फ़्लो करेगा। इसका करंट जो है वो कौन सा है, I2 है। तीसरे लूप का करंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये यूं करके। ये तीसरा लूप जो है वो गुज़र रहा है, इसका करंट भी यूं करके एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये यूं करके। इसका करंट कौन सा है, I3 है। ये यूं करके एंटी क्लॉकवाइज, इसमें यूं करके एंटी क्लॉकवाइज, इसमें यूं करके एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीनों का करंट I1, I2 और I3 है। तीनों पे हम अलग अलग किरचॉफ्स रूल लगाएंगे। पहले हम जो लूप ABDA पर किरचॉफ रूल लगाएंगे, किरचॉफ सेकंड रूल। इसको किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। यूजिंग किरचॉफ, K स्टैंड फॉर किरचॉफ सेकंड रूल ऑन फर्स्ट लूप जो है ABDA। तो स्टूडेंट इसमें 3 चीज़ें लगी हुई हैं इस लूप में। एक ये रेसिस्टेंस R1 है, एक गैल्वेनोमीटर है, और एक रेसिस्टेंस कौन सी है, R3 है।
तो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जो है वो ज़ीरो होगा। तो पहले हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे R1 का। R1 से करंट गुज़र रहा है I1 पहले लूप में। तो एक किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक एक क्लोज सर्किट में तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जो है वो ज़ीरो होता है। वो रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो तीन चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, R1, R3 और गैल्वेनोमीटर। इस लूप में तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम ज़ीरो होगा। तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस हम लिखेंगे। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 R1 माइनस, पीछे बताया था कि ये शो करती है कि रेसिस्टर से गुज़रते वक्त चार्ज अपनी एनर्जी लूज़ करता है। ये R1 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर लगी हुई है जो गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर से दो करंट गुज़र रहे हैं। ये देखें, I1 करंट इसमें से ऊपर जा रहा है और I2 करंट इसमें से नीचे आ रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एट ए टाइम इस लूप का हिस्सा भी है और साथ साथ इस लूप का हिस्सा भी है। दोनों लूप्स का हिस्सा है गैल्वेनोमीटर। तो इसमें से दो करंट गुज़र रहे हैं। I1 ऊपर जा रहा है और I2 इसमें से नीचे आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा ये बनेगा I1 माइनस I2। अगर गैल्वेनोमीटर में दो करंट गुज़र रहे हैं, जब हम उसको इसका पार्ट कहेंगे तो इसमें करंट I1 गुज़र रहा है। गैल्वेनोमीटर दूसरे लूप का भी पार्ट है BCDB का, तो इसमें से करंट I2 गुज़र रहा है। और दोनों की डायरेक्शन चूँकि अपोजिट है, I1 इसमें ऊपर जा रहा है, I2 इसमें क्या है, नीचे आ रहा है, इसलिए नेट करंट I1 माइनस I2 होगा। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लगी यहाँ पर, वरना ऐड होने थे। और गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस कौन सी है, RG। तो रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ भी एनर्जी लूज़ होगी, इसलिए माइनस लगेगी। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया R1 रेसिस्टेंस का, ये पोटेंशियल ड्रॉप है गैल्वेनोमीटर का। अब हम तीसरी रेसिस्टेंस R3 का पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे। R3 भी दो लूप्स का पार्ट है, ऊपर वाले लूप का भी है और साथ साथ नीचे वाले लूप का भी है। ऊपर वाले लूप के लिहाज से इसमें करंट गुज़र रहा है I1, वो इस तरह नीचे आ रहा है, और निचले लूप के लिहाज से इसमें करंट गुज़र रहा है I3, वो यूं करके ऊपर जा रहा है। तो I1 और I3 दोनों करंट R3 से गुज़र रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका नेट करंट होगा I1 माइनस I3। अगर डायरेक्शन सेम होती तो I1 प्लस I3 होना था, इसलिए नेट करंट I1 माइनस I3। माइनस इसलिए है कि I1 और I3 की डायरेक्शन अपोजिट है। I1 नीचे आ रहा है और I3 यहाँ पर ऊपर जा रहा है। डायरेक्शन अपोजिट की वजह से माइनस लगेगी। और इसकी रेसिस्टेंस है R3। इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम ज़ीरो होगा। माइनस इसलिए कि रेसिस्टेंस में गुजरते वक्त चार्ज अपनी एनर्जी लूज़ करता है, इसलिए रेसिस्टर का पीछे बताया था पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होता है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है R1 का, ये गैल्वेनोमीटर का, ये R3 का। तीन चीज़ें इस लूप में लगी हुई थी, तीनों के पोटेंशियल चेंजेस का सम ज़ीरो हो गया। और पोटेंशियल हमने उसी ओहम लॉ से निकाला है, V = IR, V = I ये R, ये I ये R, यानी ओहम लॉ से हम पोटेंशियल हम तीनों के मालूम किए और तीनों का सम ज़ीरो हो गया किरचॉफ सेकंड रूल से। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करेंगे दूसरे लूप में, ये वाले BCDB। इस लूप में जो तीन चीज़ें लगी हुई हैं, इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम भी ज़ीरो होगा। और पोटेंशियल हम उसी तरह ओहम लॉ से निकालते हैं, IR करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस। तो ये देखिएगा, R2 का हम पहले पोटेंशियल देखेंगे। R2 एक ही रेसिस्टेंस का हिस्सा है क्योंकि इसके ऊपर कोई लूप नहीं है और इसमें करंट गुजर रहा है। I2 रेसिस्टेंस है R2, तो R2 का वोल्टेज ओहम लॉ के मुताबिक IR होता है, इसका करंट I2 है और रेसिस्टेंस क्या है R2। रेसिस्टर का पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होती है। तो इसी तरह गैल्वेनोमीटर की भी नेगेटिव होगी। गैल्वेनोमीटर से बताया था दो करंट गुजर रहे हैं, I1 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे आ रहा है, तो नेट करंट इसका I1 माइनस I2 होगा। I1 माइनस I2 भी लिख सकते हैं, I2 माइनस I1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब यही है कि डायरेक्शन अपोजिट है।
करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस, ये पोटेंशियल बन गया। करंट इंटू रेसिस्टेंस IR की शक्ल है ये। तो स्टूडेंट आपकी बुक में उन्होंने इस तरह किया हुआ है। इसमें I1 माइनस I2, इसको I2 माइनस I1, दोनों में एक जैसा भी लिखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने फ़र्क रखने के लिए अलग अलग कर दिया। इसका मतलब भी यही कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ भी मतलब यही कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस फिर लगाएंगे क्योंकि रेसिस्टर का वोल्टेज चेंज नेगेटिव होता है। R4 का पोटेंशियल देखेंगे। R4 भी दो जो लूप्स का हिस्सा है, ऊपर वाले का भी है और साथ साथ नीचे वाले का भी है। तो ऊपर वाले का जब हिस्सा है तो इसमें करंट गुजर रहा है I2, निचले वाले का जब पार्ट है तो इसमें करंट गुजर रहा है I3। तो ये देखें I2 इधर ऊपर जा रहा है, ये देखें एरो, और I3 का एरो क्या है, नीचे है, तो I3 इसमें नीचे आ रहा है। I2 और I3 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन वाइल पासिंग इन R4, R4 से गुजरते वक्त इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट करंट होगा I2 माइनस I3, डायरेक्शन अपोजिट की वजह से इधर माइनस लगी। रेजिस्टेंस R4, तो इसमें भी तीन चीज़ें लगी हुई थी, R2 गैल्वेनोमीटर और R4 ये वाली, R2 गैल्वेनोमीटर और R4 इस लूप में। इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम, ये पहले के पोटेंशियल डिफरेंस है, ये गैल्वेनोमीटर का, ये R4 का, तीनों के पोटेंशियल चेंजेस का सम 0 होगा। ये सम ही है, माइनस सिर्फ बताया था पीछे कि रेसिस्टर के लिए पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होती है, वैसे ये सम ही है। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे 2 कह दें। बताया था कि हमने इन रेसिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को इस तरह एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो वैन जी का मतलब ये, वैन गैल्वेनोमीटर shows no deflection, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर का करंट I1 माइनस I2 ये क्या हो जाएंगे, I1 माइनस I2 ज़ीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का करंट I1 माइनस I2 क्या हो गया, ज़ीरो, या माइनस उधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये I1 माइनस I2 ही है, यानी जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होगी उसका करंट I1 माइनस I2 ज़ीरो होगा। तो I1 किसके इक्वल होगा, I2 के, या I2 किसके इक्वल होगा, I1 के। तो दोनों इक्वेशनों में या इसकी जगह ये लिख दें या इसकी जगह ये लिख दें, बुक के मुताबिक I2 की जगह I1 लिखा हुआ है तो उस तरह कर लें, ईजी हो जाएगा। I2 की जगह हम I1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पहले लिखेंगे I2 की जगह I1। तो स्टूडेंट इसमें I1 R1 तो वैसे आ जाएगा, ये वाला, इस I2 की जगह I1 लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा, बाकी वो वैसे ही आएंगे क्योंकि बाकी I2 है ही नहीं। यहाँ I2 की जगह I1 लिखेंगे, ये कट के 0 हो जाएगा, I1 माइनस I1 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ये वैसे आ गया। तो ये माइनस I1 R1 हो गया, ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा। फिर हम यही वैल्यू I2 की जगह I1 ये इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे, दूसरे लूप वाली इक्वेशन में, यानी इसमें जहाँ जहाँ I2 नज़र आ रहा है वहाँ I1 लिख देंगे। इस I2 की जगह भी I1, इस I2 की जगह I1 लिखेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, इस I2 की जगह भी I1 लिखेंगे। तो ये इक्वेशन फिर यूँ बन जाएगी, पहले I2 की जगह I1 लिखेंगे, R2 वैसे आ जाएगा। अगला ये I2 की जगह I1 लिखा तो I1 माइनस I1 ज़ीरो हो गया, और आगे I2 की जगह I1 लिखेंगे, I2 की जगह I1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा I1 माइनस I3, साथ में क्या हो जाएगा, R4 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के, यूँ करके। तो
ये देखिएगा इधर, यहाँ पर I2 की जगह हमने I1 लिख दिया तो I1 माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ माइनस भी उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3/4, ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 4, इनको डिवाइड कर दें। माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 R4, ये R3 था बल्कि। नीचे ये लिखेंगे ये वाली इक्वेशन 4 I1 R2 और इधर I1 माइनस I3 R4। तो स्टूडेंट ये कट गया और ये कट गया, R1 और R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 आ जाएगा। ये इक्वेशन फिर हमारे पास बनेगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो इस इक्वेशन की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये इक्वेशन तब वैलिड होती है जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो, 0 हो, क्योंकि इस इक्वेशन को डिराइव करते वक्त हमने ये कंडीशन लगाई थी कि जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो। तो ये इक्वेशन तब वैलिड होगी जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो, या दूसरे अल्फाज में जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो फिर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर R1 और R2 इज इक्वल टू होता है R3 ओवर R4 की। तो स्टूडेंट इसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इस सर्किट में जो अननोन रेजिस्टेंस R4 है, तो यानी अननोन रेजिस्टेंस R4 की जगह लगा दें। जिस रेजिस्टर की वैल्यू का हमें पता नहीं, वो पहले 3 की जगह भी लगा सकते थे, लेकिन इसकी जगह लगा दें। अगर R4 की जगह R1 और R2 R3 इसकी जगह भी लगा सकते हैं। यानी एक रेजिस्टर का हमें पता नहीं है कि ये कितने ओम की है, वो इनमें से किसी की जगह लगा दें। फ़र्ज़ करें R4 की जगह लगा दिया, बाकी तीनों की वैल्यूज़ को इस तरह एडजस्ट करें कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो फिर ये इक्वेशन अप्लाई होगी। इस इक्वेशन को यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर R4 थी वो मालूम कर सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, ये उधर आके मल्टीप्लाई करेगा, R2 उधर मल्टीप्लाई करेगा, R1 इधर आकर डिवाइड करेगा। तो यूँ हम अननोन रेजिस्टेंस R4 निकाल सकते हैं।